हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट का आज हम यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। मीन्स इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मुआवजा प्रणाली डिज़ाइन संबंधी मुद्दे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देखो कंपेंसेशन क्या होता है। कंपेंसेशन हम यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्क्राइब किए, सेकंड टॉपिक डिस्क्राइब किए, उसमें भी हमने कंपेंसेशन को समझे थे। तो देखो कंपेंसेशन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं वन लाइन में। कंपेंसेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को सैलरी तो मिलती ही होगी, लेकिन सैलरी के साथ साथ जो उसको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलते हैं, अलायंस मिलता है, पर्क्स मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर के कहा जाता है कंपेंसेशन। सैलरी के साथ जब अदर बेनिफिट भी मिले तो उसे कंपेंसेशन कहा जाता है। अब देखो आज हमारा टॉपिक क्या है, कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। मतलब कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम कौन कौन से यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखो सबसे पहले हम जो यहाँ पर इसकी मीनिंग दी हुई है, मीनिंग को समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। देखो कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज रिफर्स टू प्रॉब्लम और चैलेंजेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस व्हेन डिजाइनिंग अ फेयर, इक्विटेबल एंड एम्प्लॉय मोटिवेटिंग सैलरी सिस्टम। मतलब देखो जो कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज है, मतलब कंपेंसेशन को डिज़ाइन करते टाइम, कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम जो मतलब कहना चाहिए इश्यूज़ होते हैं, जैसे मतलब यहाँ हिंदी में ही पहले समझते हैं फिर उसको हम अलग से और समझेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, वे समस्याएं या चुनौतियां, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जिनका सामना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सही, न्याय संगत मतलब फेयर और कर्मचारियों को प्रेरित करने वाला, मतलब जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट भी रहे, करने वाला वेतन मतलब जो सैलरी है सिस्टम बनाते समय करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर देखो ये क्या बताना चाह रहा है, जैसे कि कंपेंसेशन, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो अब वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। कैसे फेस करना पड़ेगा कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देंगे, किसे बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी, चैलेंजेस भी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है उसे फेस करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। जैसे हम यहाँ पर कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी को कहा जाएगा यहाँ पर कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। या नॉर्मली अगर हम अपने घर में फैमिली फंक्शन भी कोई होता है तो फैमिली फंक्शन होता है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं कि भाई कौन सा काम किससे करवाना है, किसको क्या काम अच्छे से आता है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है। मतलब शादियों, मान लेते हैं कि एक शादी की हमको यहाँ पर शादी का फंक्शन करवाना है, तो शादी में मतलब किससे डेकोरेशन का काम करवाना है, उसको कितने पैसे देना है, खाना का किसको देना है, खाना वाले को कितने पैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जब हम डिज़ाइन करते हैं या इन सब सारी चीज़ों की जब हम प्लानिंग करते हैं तब क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है और चैलेंजेस भी आते हैं। तो ऐसे ही सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में जब यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने वर्कर को सैलरी देना चाहती है या कहना चाहिए कि कंपेंसेशन देना चाहती है, बोनस, इंसेंटिव, कंपेंसेशन में क्योंकि सारी चीज़ें आ जाती है, तो कंपेंसेशन अगर देना चाहती है तो यहाँ पर उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है, कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है और किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, देखो जब कोई कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर बनाती है
तो उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? जैसे जो सैलरी है वो उसमें मतलब फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वलेबल होना चाहिए, फेयरनेस परफॉर्मेंस के बेसिस पर होना चाहिए, मार्केट रेट से मैच होना चाहिए और कंट्रोल मतलब जो है कॉस्ट है उसकी कंट्रोल में रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। इन्हीं बातों से जुड़ी समस्याओं को कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज कहा जाता है। ठीक, तो ये था हमारे यहाँ पर। सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से समझे कि कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज क्या होता है। ये एक प्रॉब्लम या चैलेंजेस होती है, कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को जो कंपेंसेशन देना है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर इसी को क्या कहा गया है? कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज। ठीक, आगे देखते हैं इसको। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सपोज दैट एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है और दूसरा कम काम कर रहा है। जैसे मान लो कि ये एक कोई कंपनी है, इस कंपनी में यहाँ पर 2 एम्प्लॉय है। ठीक है, ये यहाँ पर एक एम्प्लॉय यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है और एक एम्प्लॉय यहाँ पर बहुत ही लेजी है, वो ज़्यादा काम नहीं करता है। ठीक, अब कंपनी के सामने इश्यूज़ क्रिएट होंगे। कैसे इश्यूज़ क्रिएट होंगे कि भाई दोनों एम्प्लॉय हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के तो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और एक एम्प्लॉय वहीं पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ना ही वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो क्या दोनों को सैलरी देना फेयर होगा? नहीं। क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पर सैलरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये यहाँ पर देखो ये क्या है, एक प्रकार से प्रॉब्लम ही तो क्रिएट हो रही है ना कि भाई दोनों को सेम सैलरी देना है, नहीं देना है, परफॉर्मेंस के बेस पर देना है, कैसा किया जाए, क्या किया जाए, तो ये प्रॉब्लम ही तो क्रिएट हो रही है। देखो आगे देखते हैं, क्या दोनों को सेम सैलरी दे या परफॉर्मेंस के अनुसार अलग अलग, यही एक क्या है? कंपेंसेशन डिज़ाइन इश्यूज़ है। मतलब ये जो कंपेंसेशन सिस्टम है उसको हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या जो भी चैलेंजेस आते हैं तो इसी को क्या कहा गया है? कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज कहा गया है। ठीक, आई होप अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दी। आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर इसके कुछ मेन पॉइंट। देखो कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़ के हम अब यहाँ पे देखेंगे कि मेन पॉइंट इसके कौन कौन से हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ कि सारे पॉइंट में हमसे एक मिस्टेक हो चुकी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। इक्वलिटी मीन्स होता है समानता और इक्विटी मीन्स होता है समता, और दोनों की मीनिंग में बहुत नहीं, बहुत छोटा सा डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है और आगे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान में रख लेना। इंटरनल इक्वलिटी, आंतरिक समानता, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो समानता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी यहाँ पर वर्क होता होगा और उस वर्क को करने वाले जो भी एम्प्लॉय होंगे तो उनके बीच में, या हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की समानता की बात की गई है, इंटरनल इक्विटी की बात की गई है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की। इसको समझते हैं अच्छे से। एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर सैलरीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इक्वल पे शुड बी गिवन टू दोज हु परफॉर्म द सेम वर्क। देखो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयर सैलरी मिलना चाहिए, समान काम करने वालों को समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं अब हम यहाँ पर। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है जो क्या कर रहा है, मशीन ऑपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फीमेल एम्प्लॉय है और ये मेल एम्प्लॉय है। ठीक, फीमेल एम्प्लॉय है और ये मेल एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर दोनों तो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर
ऐसा नहीं कर सकता कि भाई फीमेल है तो इसको कम सैलरी दे दो, मेल है तो इसको ज़्यादा सैलरी दे दो, या फीमेल है तो इसको जल्दी घर जाने दे दो, और ये मेल है तो इससे ओवर टाइम करवा लो। ऐसा नहीं होगा। जेंडर के बेस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, ना ही अब यहाँ पर ठीक है मेल फीमेल की बात थी, लेकिन अगर मान लो कि कोई दो मेल एम्प्लॉय अगर साथ में एक जैसे काम कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर कंपनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है। यहाँ तो चलो ठीक है जेंडर तो सेम है, लेकिन कास्ट या रिलीजन के बेस पर भी यहाँ पर कोई भी कंपनी एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक, या जैसे अगर ये फीमेल है, ठीक है फीमेल है तो फीमेल हो या मेल हो या कोई भी यहाँ पर एम्प्लॉय हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को यहाँ पर सेम सैलरी दे, सेम कंपेंसेशन दे। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जेंडर के बेस पर या रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेसिस पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मतलब इंटरनल इक्वलिटी की बात की गई है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा भी है कि अगर दो लोग सेम जॉब कर रहे हैं तो सैलरी अलग नहीं होना चाहिए। अगर सैलरी अलग रहेगी तो क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगा दोनों के अंदर। हो सकता है दोनों एक दूसरे के अंदर ही अंदर गुस्सा करने लग जाए कि अरे यार मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ लेकिन उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, और अगला वाला भी दूसरे की मज़े लेने लगे कि देखो मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बेकार हो सकता है, चीज़ें बहुत बिगड़ सकती है। इसीलिए जब हम यहाँ पर हम बोलने से जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, अगर वो कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करती है तो इन सारी चीज़ों को उसे ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर वो इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ों का है क्या बनता है, इश्यू बनता है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक, आगे समझते हैं आप। अब है यहाँ पर एक्सटर्नल इक्वलिटी। देखो यहाँ पर भी वही स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इसको ध्यान रख लेना। ठीक, आगे से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अभी आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक, सैलरी शुड बी एज पर मार्केट अदर कंपनीज। सैलरी मार्केट अन्य कंपनियों के अनुसार होनी चाहिए। जैसे मान लो कि एक आईटी कंपनी है और एक आईटी कंपनी है और यहाँ पर है एक बी आईटी कंपनी है। ठीक, दो अलग अलग आईटी कंपनी है और एक ही मार्केट में है। ठीक है, एक ही मार्केट में है। अब यहाँ पर ये जो आईटी कंपनी है ये अपने यहाँ के एम्प्लॉय को जो सैलरी है वो हाई सैलरी देती है। ठीक है, हाई सैलरी देती है। और जो बी आईटी कंपनी है ये अपने यहाँ के एम्प्लॉय को एक एवरेज सैलरी देती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लो सैलरी देती है। ठीक है, लो सैलरी देती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो ए आईटी कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो तो बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत ही हैप्पी हैं। और क्योंकि उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। लेकिन वहीं पर जो बी आईटी कंपनी है यहाँ के एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं फिर भी हमें यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ या उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बी आईटी कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो यहाँ पर सोचेंगे कि हम भी ए आईटी कंपनी में चले जाते हैं, हमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है, कंपेंसेशन में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसलिए अगर हम कंपेंसेशन बोले तो कंपेंसेशन में सैलरी प्लस बोनस प्लस अलायंस प्लस इंसेंटिव सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो अगर सैलरी मार्केट मतलब अन्य कंपनियों के अनुसार होगी तो यहाँ पर ऐसा होगा क्या, मान लो कि अगर बी आईटी कंपनी में अच्छी सैलरी देती तो यहाँ के एम्प्लॉय ए आईटी कंपनी में जाने का सोचते क्या, नहीं सोचते। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे मान लो कि एक आईटी कंपनी है या मान लो कि कोई और दूसरा प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है एक ही मार्केट में, तो सबको एक जैसे रेट लेकर के चलना चाहिए। इससे बैलेंस भी बना रहता है, कॉम्पिटिटिव भी एक दूसरे में बना रहता है और जो एम्प्लॉय है उनमें स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है, रिटेन होकर के रहते हैं एम्प्लॉय, बहुत सारी बेनिफिट हैं इसके। तो इसीलिए यहाँ पर जैसा मार्केट रेट है या अदर कंपनियों के जैसे रेट है
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर कंपनियों को चलना चाहिए, अगर वो एक ही प्रोडक्ट की है तो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे से एक एम्प्लॉय दूसरे मतलब एक कंपनी से जो एम्प्लॉय है वो दूसरी कंपनी में जाने का नहीं सोचेगा, वो एक ही जगह यहाँ पर रिटेन होकर के रहेगा, लॉन्ग टाइम तक अपनी सर्विसेज देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपकी कंपनी कम सैलरी देती है तो एम्प्लॉय दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप खुद सोचो, अगर आप बी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप भी यही सोचोगे ना, अरे यार मुझे तो सारा काम आता है, मैं भी ये कंपनी में चले जाता हूँ, मुझे वहाँ सैलरी अच्छी मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इंटरनल मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंटरनल, बाहरी इक्वलिटी की बात की गई। मतलब बाहरी समानता रहना भी बहुत ज़रूरी है, अगर बाहरी समानता नहीं रहेगी तो अभी हमने देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, फिर है परफॉर्मेंस वर्सेस पे, प्रदर्शन के अनुसार वेतन। मतलब देखो, परफॉर्मेंस वर्सेस पे समझ में आ रहा है नाम से ही कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको पे किया जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे। शुड सैलरी डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस और शुड इट बी फिक्स्ड? क्या सैलरी परफॉर्मेंस पर डिपेंड होनी चाहिए या फिक्स होनी चाहिए? आप खुद बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या सैलरी एक फिक्स्ड होनी चाहिए या परफॉर्मेंस के बेस पर होना चाहिए। कुछ लेजी एम्प्लॉय कहेंगे कि फिक्स होना चाहिए, अरे कोई टेंशन नहीं, सबको एक जैसे सैलरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हार्डवर्क है, जो स्किल्ड है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, गुड एम्प्लॉय है, उसको यहाँ पर दिक्कत होती है कि वो अगर अच्छा काम भी कर रहा है तो उसको यहाँ पर अदर पर्सन जैसे या अदर एम्प्लॉय जैसे ही सैलरी मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल, हाई परफॉर्मर को बोनस देना चाहिए या नहीं, ये भी तो एक इश्यू है ना कि भाई कोई अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको यहाँ पर बोनस देना है नहीं देना है, इंसेंटिव देना है नहीं देना है। तो यहाँ पर भी ये क्या, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एक चैलेंजेस है, एक इश्यू है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम अगर मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर मुझसे कोई पूछे कि क्या परफॉर्मेंस के बेस पर एम्प्लॉय को पेमेंट देना चाहिए या फिर फिक्स सैलरी होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस के बेस पर ही देना चाहिए। और आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या परफॉर्मेंस के बेस पर एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहिए या फिर एक सैलरी फिक्स होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं आप। कॉस्ट कंट्रोल, देखो कॉस्ट कंट्रोल मतलब लागत नियंत्रण। द कंपनी हैज़ टू कीप इट्स कॉस्ट इन माइंड विल पेइंग सैलरीज। कंपनी को सैलरी देते समय अपने खर्च मतलब जो कॉस्ट है उसका ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल, अगर ज़्यादा सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट कम हो जाने के कारण यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को उसकी लाइफ के बेसिक नीड्स भी पूरी ना हो इतनी भी सैलरी ना दे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि कंपनी को सैलरी देते समय अपने खर्च को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक, जैसे मान लो जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है तो एम्प्लॉय को आप सैलरी कम दे दो, लेकिन इतनी दो कि वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। रोटी कपड़ा और मकान जैसे बेसिक और नेसेसरी जो उसकी नीड्स है उसको वो फुलफिल कर सके। कम से कम इतनी सैलरी तो फिर भी एम्प्लॉय को देना चाहिए। ठीक, प्रॉफिट कम हो सकता है अगर सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं तो ठीक है, सैलरी आप ज़्यादा मत दो लेकिन उसकी लाइफ की ज़रूरतें पूरी हो सके, मतलब एम्प्लॉय की लाइफ की ज़रूरतें पूरी हो सके, इतनी सैलरी तो ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें भी कि भाई अगर हम एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे देंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है कंपनी एक टाइम के बाद में बंद भी हो जाए। लेकिन ठीक है, आप सैलरी कम दो लेकिन एम्प्लॉय की ज़रूरतें पूरी हो सके इतनी सैलरी तो देना ही पड़ेगा। और ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में इस बात को कहा भी गया है। ठीक, आगे हम देखते हैं अभी। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर लीगल कंप्लायंस की, कानूनी नियम।
इट इज़ नेसेसरी टू फ्लो द लेबर लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लेबर लॉ का पालन करना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉ हैं। जैसे यहाँ पर एक लेबर लॉ लिखा हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट, ये कब का है? 1948 का है। 1948 का है मिनिमम वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, प्रोवाइडेड फंड एक्ट है। बहुत सारे लेबर एक्ट हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर एक्ट है। तो यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू मतलब सारे एक्ट के थ्रू बहुत सारी बातें भी की गई है। अभी हमें यहाँ पर एक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। अभी हमें यहाँ पर कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम कौन से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो लेबर लॉ है उसका पालन करना भी ज़रूरी है। जैसे अभी हमने बताया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लेबर लॉ हैं, तो उसको फॉलो करना, उसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से कम सैलरी नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस एक्ट मिनिमम वेजेस से कम सैलरी नहीं दे सकते हैं मतलब जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मैं एम्प्लॉय को 12,000 रुपये मंथली सैलरी दूंगा। ठीक है, ये उसने पहले ही बोल दिया कि मैं 12,000 रुपये मंथली सैलरी दूंगा। अब वो यहाँ पर बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं एम्प्लॉय को 8,000 रुपये सैलरी दूंगा या 10,000 रुपये सैलरी दूंगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। जितना उसने यहाँ पर कमिटमेंट किया है मिनिमम वेजेस देने की, जितनी उसने पहले बात की है उतना ही उसे यहाँ पर वेजेस देना पड़ेगा, पेमेंट देना होगा। वो उससे कम यहाँ पर पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं दे सकता है। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में इस बात को कहा गया है कि गवर्नमेंट के जो लेबर लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर ये भी एक क्या है, यहाँ पर ये भी एक इश्यूज़ क्रिएट होते हैं कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन को मतलब क्रिएट करते टाइम। ठीक है, फिर है फ्लैक्सिबिलिटी। देखो फ्लैक्सिबिलिटी में क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन। द कंपेंसेशन सिस्टम शुड बी फ्लैक्सिबल सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इजीली। कंपेंसेशन सिस्टम फ्लैक्सिबल होना चाहिए ताकि चेंजेस आसानी से हो सके। एग्जाम्पल देखते हैं पहले फिर समझते हैं। मार्केट चेंज होने पर सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट करना। जैसे कि मान लो दो आईटी कंपनी, अभी हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल देखे, दो आईटी कंपनी है ए और बी। अब यहाँ पर ए आईटी कंपनी ज़्यादा सैलरी दे रही थी, हाई सैलरी दे रही थी अपने यहाँ के एम्प्लॉय को। तो अब यहाँ पर इसको भी इक्वल बैलेंस बना के रखने वाली सैलरी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये बहुत कम सैलरी दे रही है, ये बहुत ही ज़्यादा सैलरी देने लग गए, या ये बहुत ही कम सैलरी दे रही थी, ये बहुत ज़्यादा नहीं। दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। और जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर किसी कारण से ए कंपनी अपने यहाँ की सैलरी को कुछ कम कर रही है, तो यहाँ पर बी कंपनी को भी अपने यहाँ की सैलरी को कुछ कम करना चाहिए, या जो कंपेंसेशन है कंपेंसेशन को कम करना चाहिए। या अगर दोनों में से कोई एक कंपनी अपने यहाँ के कंपेंसेशन में इम्प्रूवमेंट कर रही है तो दूसरी कंपनी को भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो कभी कभी होता है कि कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट करवाए, और अगर कभी कंपनी लॉस में है तो वो एम्प्लॉय को यहाँ पर कंपेंसेशन कम दे सकती है, या ज़रूरत पड़े तो ना भी दे सके। तो यहाँ पर जो कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन सिस्टम को जब यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, और फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करना भी यहाँ पर एक इश्यू है। ठीक, मतलब प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंजेस है। लास्ट में देखते हैं हम इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। कंपेंसेशन सिस्टम डिजाइन इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट must be considered to create a fair, balanced and motivating salary system। मतलब कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज वे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही एक फेयर,
बैलेंस्ड और मोटिवेटिंग सैलरी सिस्टम बनाया जा सकता है। अभी हमने यहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट की बात की है, जैसे इंटरनल इक्वलिटी, एक्सटर्नल इक्वलिटी, परफॉर्मेंस वर्सेस पे, और जो भी हमने यहाँ पर मेन पॉइंट की बात की है हमने, तो सभी में हमने यहाँ पर क्या देखे कि सभी में एम्प्लॉय के साथ में मतलब एम्प्लॉय के साथ में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, उनको फेयर और इक्वल यहाँ पर सैलरी मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। और कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़ क्या होते हैं? कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़ मतलब कंपेंसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसी को कहा जाता है कंपेंसेशन सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। और किस किस बातों को हमें ध्यान में रखना है इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।